नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास एक अनूठे उपन्यास कसब की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और हमारे पास ना उपन्यास के कुछ अहम हिस्से हैं और जोशी जी के जीवन पर, उनके अंदाज पर भी कुछ जानकारी है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि हम इसके किरदारों को समझें, खासकर जो मुख्य पात्र हैं डीडी तिवारी और बेबी। हाँ, उनकी वो उलझी हुई सी प्रेम कहानी, फिर वो 1950 के दशक वाला कुमाऊं का माहौल और जोशी जी का लिखने का जो अपना खास तरीका है, उसको परत दर करत। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो छिपे हैं, जो भावनाएं हैं, उनको टटोलना है एक तरह से। सही कहा। और हमारे स्रोत भी इसमें मदद करेंगे। नायक नायिका के रिश्ते के उतार चढ़ाव की झलक मिलती है उनसे, और लेखक की अपनी शख्सियत भी थोड़ी समझ आती है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक पड़ताल, और शुरुआत लेखक से ही करते हैं, क्यों? हाँ, सही रहेगा। मनोहर श्याम जोशी जी, जन्म तो उनका 1933 में अजमेर में हुआ। और मजे की बात ये कि थे तो वो साइंस के स्टूडेंट, बीएससी किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, लेकिन मन उनका रमता था शब्दों की दुनिया में। फिर उन्हें अमृतलाल नागर और अज्ञे जैसे बड़े लेखकों का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो शायद उससे भी उनके लिखने के रुझान को और बल मिला होगा। और उनका काम देखिए कितना फैला हुआ था, मतलब अखबार, रेडियो, टीवी, फिल्म, विज्ञापन, शायद ही कोई माध्यम छूटा हो। सच में, वो हम लोग और बुनियाद, वो सीरियल तो आज भी लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। और फिर उपन्यास कसब तो है ही, और क्या आप, जिसके लिए उन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोतों में पता चलता है, कि वो खुद भी मानते थे कि उनमें ना एक तरह का आलस था, या शायद आत्मसंशय कह लीजिए, जो उन्हें अपनी चीजें पूरी करके छपवाने से रोकता था। सोचिए, पहली कहानी तो 18 साल की उम्र में छप गई थी। हाँ। पर कसब जैसी इतनी बड़ी कृति वो करीब 47 साल की उम्र में सामने आई। ये तो काफी लंबा गैप है। दिखाता है कि शायद वो कितने संकोची या अपने काम को लेकर कितने सख्त रहे होंगे। हाँ, शायद उनके जटिल स्वभाव की तरफ ये इशारा करता है। खैर, अब आते हैं उपन्यास पर। कसब छपा तो ये 1982 में, लेकिन कहानी हमें पीछे ले जाती है सन 1954। जी। जगह है अल्मोड़ा, कुमाऊं की वादियां। वो कैसा दौर था? देखिए, आजाद भारत का वो शुरुआती समय था। पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी, एक नया देश बन रहा था। हाँ, उम्मीदों का दौर रहा होगा। बिल्कुल। और उपन्यास ना उस वक्त के कुमाऊनी समाज को, वहाँ की जिंदगी को, रीति रिवाज और खासकर भाषा को बड़े अच्छे से पकड़ता है। भाषा जैसे? हाँ, जैसे कुछ शब्द आते हैं, चौड़ चापड़, मतलब चौड़ी पत्तियां। अच्छा। या लगड़ता पगड़ता। अच्छा, यानी लड़खड़ाते हुए चलना। हाँ बिल्कुल। या फिर वो अभिवादन का तरीका है, शबो शब। ये छोटी छोटी चीजें ना उस माहौल को एकदम जिंदा कर देती हैं। सही। और इसी माहौल के बीच हमारे मुख्य पात्र हैं। पहले नायक की बात करें, डीडी तिवारी। कैसा है ये? डीडी जो है वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, सोचता विचारता बहुत है, प्रेम के बारे में किताबी ज्ञान वो तो बहुत है उसके पास, पर अनुभव कम है। हाँ, असल जिंदगी का अनुभव कम। थोड़ा शर्मीला भी है, संवेदनशील है, और क्योंकि वो अनाथ है तो उसमें एक अकेलेपन का भाव भी कहीं ना कहीं है। और उसे लिखने का भी शौक है। हाँ, वो उसकी भावनाओं को निकालने का एक जरिया भी बनता है शायद। और जो बेबी के लिए उसके मन में आकर्षण है, उसे वो सीधे सीधे मानता नहीं है, बल्कि उस पर बौद्धिकता का पर्दा डालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। उसके खत अगर आप देखें तो बड़े साहित्यिक, दार्शनिक किस्म के होते हैं। और उसका एक दोस्त भी है, बब्बन। हाँ, बब्बन, जो उसे सिनेमा की दुनिया की तरफ खींचता है, और बाद में हम देखते भी हैं कि वो बम्बई पहुंच जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। जी। और दूसरी तरफ है नायिका बेबी। एकदम उलट। हाँ, बिल्कुल उलट। बहुत खूबसूरत, चंचल, अल्हड़। और दुनिया उसे क्या समझती है? बुद्धू। हाँ, लोग उसे नासमझ या बुद्धू ही मानते हैं। उसे किताबें विताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं, लेकिन जिंदा दिल है, खुलकर हंसती है। और समाज क्या कहता है इसकी ज्यादा परवाह नहीं करती। जैसे उसे टोका टाकी होती है कि सलवार कमीज मत पहनो, साड़ी का पल्लू संभालो। पर वो अपनी धुन में रहती है। उसके पिता हैं शास्त्री जी, इलाके के सम्मानित आदमी। अच्छा। और घर में एक और लड़की है, दया। वो बेबी की भांजी है। वो बिल्कुल अलग है, सीधी साधी, पढ़ने लिखने वाली, हिमानी नाम से कविताएं भी लिखती है।
तो शास्त्री जी सोचते होंगे कि दया का असर बेबी पर पड़े। हाँ शायद, पर ऐसा कुछ होता दिखता नहीं। बेबी को तो शादी के नाम से ही हंसी आ जाती है। जो भी लड़का देखने आता है उसका मजाक उड़ा देती है। तो ये दोनों किरदार, इनका मेल ही बड़ा अजीब और दिलचस्प है। और मजे की बात, लेखक खुद ही शुरू में कह देते हैं कि भाई ये दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं है। अच्छा, यहीं से कहानी का अनोखापन शुरू होता है। मतलब कोई टिपिकल रोमांटिक कहानी नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। उनकी पहली मुलाकात भी देखें तो एक शादी में होती है, अचानक से, सुधा की शादी में। और उनके बीच की जो पहली बातचीत है वो भी नोक झोंक वाली, छेड़छाड़ वाली। हाँ, जैसे बेबी उसे चैलेंज करती है उठाने के लिए लिफ्ट। हाँ, और फिर वो मजाक में उसे गोवर्धन गिरधारी कह देती है। ये दिखाता है कि बेबी रिश्ते में ज्यादा बोलने वाली ज्यादा शरारती है। और वो पान वाला किस्सा भी बड़ा मजेदार है। डीडी को हिचकी आती है तो बेबी छेड़ती है, गीता बाली याद कर रही होगी, उस जमाने की हीरोइन। हाँ, और डीडी भी कम नहीं, जवाब देता है जीन सिमंस। ये छोटी सी बात उनके बीच की केमिस्ट्री, उस दौर के फिल्मी माहौल और उनके किरदारों का हल्कापन दिखाती है। कुछ सीन तो ऐसे हैं जो पाठक के दिमाग में रह जाते हैं, जैसे वो गाना छुप छुप खड़े हो, एक दूसरे पे ताना कसते हुए गाते हैं। हाँ, या फिर वो जब बेबी के पैर में छाला पड़ जाता है और डीडी झुकता है तो बेबी का वो बेबाक सवाल, चाट देगा तू। और डीडी का उस छाले पर होठ रख देना, ये बहुत ही अजीब, मतलब अप्रत्याशित सा लेकिन गहरा अंतरंग क्षण है। बिल्कुल। और सिनेमा हॉल वाला सीन। हाँ, वो भी अंधेरे में डीडी बेबी के टखने को छू लेता है। बेबी पहले चौंकती है, कहती है बदतमीज, और फिर मुस्कुरा देती है। ये दिखाता है कि आकर्षण तो है, पर वो एक दायरे में एक झिझक के साथ चल रहा है। नैनीताल में उनकी एक और मुलाकात होती है, राधेवू नाम की जगह पर। वो भी बड़ी अहम है जी। वहां बेबी उसे फिर छेड़ती है, उकसाती है कि थप्पड़ मार, पर डीडी मारने के बजाय हाथ उसके गाल पर रख देता है। तब बेबी कहती है, तू बुद्धू है बेबी। यहाँ बुद्धू का मतलब शायद नासमझ नहीं है, शायद सीधा दुनियादारी में कच्चा हो सकता है। और डीडी का जवाब भी देखिए कि वो किसी बुद्धू लड़की से शादी करेगा। हाँ, ये दिखाता है कि वो बेबी की इसी बात पर, इसी अल्हड़पन पर फिदा है। लेकिन तभी कहानी में एक तनाव आता है। हाँ, जब बेबी का फौजी भाई ठुल्लेदा उन्हें साथ देख लेता है और डीडी को लोफर कह देता है। पर बेबी फौरन डीडी का बचाव करती है, कहती है तेरे लिए ये लड़का लोफर ठहरा तो मैं क्या ठहरी। ये बेबी के किरदार की हिम्मत दिखाता है। बिल्कुल, और उसकी वफादारी भी। और इसी घटना के बाद जब डीडी कमरे में लौटता है तो अपने दोस्त बब्बन के सामने शायद पहली बार, हाँ पहली बार, खुलकर अपनी भावना कहता है। जी, कहता है मैं बेबी से प्यार करता हूँ। ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है। शायद मन का बोझ हल्का होता है, पर एक नए भावनात्मक सफर की शुरुआत भी है ये। और यहीं से कहानी और उलझती जाती है। बिल्कुल, उपन्यास में प्रेम को ना बहुत जटिल दिखाया गया है। कोई सीधी सादी चीज नहीं है, तर्क से परे है कई बार। और समाज की जो तयशुदा शादियां हैं उनसे तो बिल्कुल अलग। लेखक उसे सतत परीक्षा कहते हैं, मतलब एक लगातार चलने वाली कसौटी। हाँ, और एक जगह ये भी आता है, प्यास ही प्यार है। जैसे प्यार एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। ये उस दौर के कुमाऊनी समाज का आईना भी है। बिल्कुल, वहाँ के रीति रिवाज, परिवारों के अंदर के समीकरण, वो सामाजिक ऊंच नीच, जैसे शास्त्री जी का परिवार है और डीडी अनाथ है। हाँ, वो वर्ग भेद भी दिखता है, और खासकर औरतों से समाज की जो उम्मीदें थीं, वो सब बहुत बारीकी से बुनी गई हैं कहानी में। और दोनों मुख्य पात्र डीडी और बेबी वो अपनी पहचान भी तलाश रहे हैं। जैसे हाँ, डीडी अपने अनाथ होने के एहसास से, लेखक बनने की इच्छा से और अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। और बेबी समाज के बनाए नियमों और अपनी खुद की इच्छाओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। उसकी वो हंसी, उसकी बेबाकी, उसका विद्रोह, ये सब शायद उन्हीं बंधनों के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया है। और इन सब के बीच जोशी जी का अपना अंदाज, वो कहानी सुनाते सुनाते अचानक बीच में आ जाते हैं, अपनी टिप्पणी दे देते हैं। हाँ, कभी हंसाते हैं, कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये तरीका बड़ा आधुनिक लगता है, आत्मसजग है। इसमें एक शरारत भी लगती है। जैसे उपन्यास का नाम कसब है, मतलब चुभन या कांटा, तो लेखक भी पाठक को आराम से डूबने नहीं देता, बीच बीच में अपनी टिप्पणी से एक मीठी सी चुभन देता रहता है। हाँ, ये अंदाज पाठक को कहानी से जोड़ता भी है और एक दूरी भी बनाए रखता है। अच्छा, अब कहानी में आगे क्या होता है उस पर नजर डालें, थोड़ा संक्षेप में, पर उनके असर को समझते हुए। ठीक है, तो नैनीताल वाली घटना के बाद डीडी बेबी के पीछे बरेली जाता है, पर वहां उसे बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था।
प्रेम की असफलता और समाज की सच्चाई से पहली बड़ी टक्कर। और इसके बाद वो बम्बई चला जाता है। बम्बई में उसका जो बर्ताव है वो प्रेम की पीड़ा दिखाता तो है, पर उसमें थोड़ी नाटकीयता भी है। जैसे फिल्म सेट पर वो बेबी लाइट को सीने से लगा लेता है। हाँ, ये दिखाता है कि उसका प्यार जैसे हकीकत से कटकर एक जुनून बनता जा रहा है। बिल्कुल। और वो लंबे लंबे बौद्धिक से खत लिखता है बेबी को, जिन्हें बेबी समझ ही नहीं पाती। कहती है ये तो रामायण है या जड़ कंजड़ है, मतलब नीरस, मुश्किल बातें। हाँ, डीडी के वो नेति निर्वाण जैसे शब्द बेबी के लिए कोई मायने नहीं रखते। यहाँ साफ दिखता है कि उनके बीच संवाद कैसे टूट रहा है। जबकि बेबी भी डीडी को याद करती है। हाँ, पर एक शरारती मजेदार दोस्त की तरह, जिसके साथ बदमाशियां करने में मजा आता था। वो डीडी की लिखी कहानी कसब की हीरोइन से खुद को जोड़ती है, जो हर सवाल का जवाब कसब यानी क्या पता कहकर टाल देती है। ये दिखाता है कि बेबी जिंदगी को ज्यादा सहजता से लेती है। हाँ, इसी बीच कहानी में एक और किरदार आता है, गुलनार। अमीर, मॉडर्न, प्रैक्टिकल औरत। जी, वो डीडी को एक तरह से सपोर्ट करती है और प्रेम प्यार बनाम अंतरंगता पर अपने विचार रखती है। वो कहती है प्यार या तो सब कुछ है या कुछ नहीं, भिखारी है, जबकि अंतरंगता न कुछ मांगती है न कुछ देने का दावा करती है। ये डीडी के रोमानी ख्यालों से बिल्कुल अलग, ज्यादा यथार्थवादी, शायद थोड़ी कड़वी सोच है। बिल्कुल। फिर आता है गणानाथ वाला प्रसंग। ये कहानी का एक और अहम मोड़ है। बेबी ही डीडी को वहां बुलाती है। हाँ, उनके बीच फिर वही पुरानी छेड़छाड़ शुरू होती है, बात बढ़ती है, लेकिन उसका अंत बड़ा अजीब और अपमानजनक होता है। उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया जाता है। ये जैसे उनके रिश्ते की मासूमियत का अंत हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसका नतीजा क्या होता है? अल्मोड़ा में डीडी की पिटाई होती है। और तब बेबी का वो नाटकीय कदम, दादी का शादी का जोड़ा पहनकर, मांग में सिंदूर भरकर ये घोषणा कर देना कि उसकी शादी डीडी से हो गई है। ये उसका समाज के प्रति गुस्सा है और शायद डीडी के लिए एक अजीब सी जिम्मेदारी का भाव भी। पर डीडी तो पिटकर बेइज्जत होकर बम्बई लौट चुका है। हाँ, बेबी उसे खत में लिखती है कि गणानाथ की घटना तो प्रेम की परीक्षा थी और अपनी शादी की बात दोहराती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है शायद। यहाँ लेखक कहानी को रोकते हैं, नियति और अधूरेपन पर सोचते हैं, पाठक को भी सोचने का वक्त देते हैं। कहानी फिर आगे बढ़ती है। गुलनार की मदद से डीडी को अमेरिका जाने का मौका मिलता है, फिल्म पढ़ने। जी, कैलिफोर्निया की स्कॉलरशिप। जाने से पहले वो दिल्ली में बेबी से मिलता है और उनके बीच तीखी बहस होती है। बेबी को डर है कि वो उसे भूल जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, और ये बहस फिर एक अजीब से अंतरंग पल में बदल जाती है, जिसमें चुनौती है, वादा है और बिछड़ने का दर्द भी। बेबी का स्टेशन पर दौड़कर उसके हाथ को छूना और शायद जलेबी कहना, ये उनकी जवानी की कहानी का एक अधूरा, अस्पष्ट सा अंत है। बिल्कुल। डीडी अमेरिका चला जाता है और फिर कई साल बीत जाते हैं। वक्त किरदारों को पूरी तरह बदल देता है। हाँ, डीडी अब डेविड डी बन गया है, पश्चिम में एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर। और बेबी, वो डॉक्टर मैत्री तिवारी हैं, एक जानी मानी स्कॉलर, सांस्कृतिक हस्ती। उसने श्यामाचरण पंत से शादी की है। सालों बाद जब डीडी यानी डेविड एक फिल्म बनाने के सिलसिले में गंगोली हाट लौटता है, तो उसकी मुलाकात मैत्री यानी बेबी से होती है और साथ में है उसकी बेटी गायत्री। ये जैसे अतीत का आईना सामने आ गया हो। उनकी मुलाकात कैसी रहती है? औपचारिक? हाँ, ऊपर से औपचारिक, पर अंदर एक तनाव है। वो अपने बदले हुए जीवन पर, अपनी सोच पर बहस करते हैं। डीडी की पश्चिमी कामयाबी बनाम मैत्री का भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। डीडी शायद अब भी मैत्री में बेबी को ढूंढ रहा है। हाँ, और मैत्री शायद डीडी में उस पुराने लाटे यानी भोले लड़के की झलक देखती है। बहस होती है, पुरानी यादें ताजा होती हैं। उपन्यास का अंत किसी नतीजे पे पहुंचता है क्या? नहीं, कोई सीधा समाधान नहीं है। डीडी गंगोली हाट के मंदिर में रोता है। क्यों रोता है? शायद खोए हुए अतीत के लिए, अपनी जड़ों से कट जाने के लिए, या उस अधूरे प्यार के लिए, पता नहीं। मैत्री और उसका पति उसे लखनऊ आने का न्योता देते हैं। हाँ, कहानी एक अनिश्चितता पर, एक सवाल पर खत्म होती है। तो हमने देखा कि कसब सिर्फ डीडी और बेबी की प्रेम कहानी नहीं है, ये बहुत कुछ है। जी, ये 1950 के दशक का कुमाऊं है, ये इंसानी रिश्तों की पहेली है, ये पहचान की तलाश है, ये किस्मत और इत्तेफाक का खेल है। और मनोहर श्याम जोशी की कलम किरदारों को इतना जिंदा कर देती है कि हम उनके साथ हंसते हैं, उलझते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और अब हम उस शीर्षक पर लौट सकते हैं, कसब, जिसका मतलब कांटा, चुभन या एक मीठी सी कसक हो सकता है। हाँ,
ये शीर्षक क्या कहता है प्रेम और जीवन के अनुभव के बारे में? शायद यही कि कुछ अनुभव, खासकर प्रेम जैसे गहरे अनुभव, वो हमारे अंदर हमेशा एक कसब की तरह रह जाते हैं। एक चुभन जो पूरी तरह कभी जाती नहीं। हाँ, चाहे कहानी का अंत कुछ भी हो, डीडी और बेबी का मिलना, बिछड़ना, फिर सालों बाद आमने सामने आना, ये सब उसी कभी ना खत्म होने वाली कसब को ही तो दिखाता है। मनोहर श्याम जोशी की ये रचना वाकई पाठक को सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। वो मासूमियत और शरारत, वो बौद्धिकता और भावना, परंपरा और आधुनिकता, इनके बीच का जो टकराव है वो पाठक को उलझाए रखता है। जी, उम्मीद है इस चर्चा से इस बहुस्तरीय उपन्यास की कुछ परतें खोलने में मदद मिली होगी।